हेलो स्टूडेंट्स। बैलेंस डाइट के सेकंड पार्ट में हम लेकर आए हैं बचा हुआ प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन्स वाला पार्ट, जिसमें हम करने वाले हैं ढेर सारे क्वेश्चंस भी। और जैसे कि मैंने बताया कि बैलेंस डाइट वाला ये जो पार्ट है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बचपन से हम ये पढ़ते आ रहे हैं, तो थोड़ा-सा हम रिवाइज़ करेंगे, थोड़ा-सा कुछ ऐड ऑन करेंगे, तो हमें एक टॉपिक हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। सो आई एम ममता सिंह फ्रॉम दून इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून। आप सभी का स्वागत करती हूँ इस क्लास में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। कल हमने टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स के बारे में बात की थी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, और उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। कुछ कंपोजिट प्रोटीन्स भी होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम 4 फेजेस में बांट सकते हैं। पहला होता है प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, यानी कई प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनमें कि अमीनो एसिड की सिंगल जो है वो चेन प्रेजेंट होती है। यहाँ पर ढेर सारे अमीनो एसिड्स हैं, और दो अमीनो एसिड्स के बीच में जो सिंगल चेन है उसमें बना होता है पेप्टाइड बॉन्ड। यानी जैसे हमने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट में जो पॉलीमर बनते हैं वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बनते हैं, वैसे ही जो अमीनो एसिड्स हैं, एमिनो एसिड्स, कई सारे अमीनो एसिड्स आपस में जुड़े रहते हैं और उनके बीच में प्रेजेंट होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। और इन पेप्टाइड बॉन्ड्स की वजह से ही एमिनो एसिड्स जो हैं जुड़ जुड़ करके क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो होता है, जिसमें कि एक सीक्वेंस ऑफ चेन ऑफ अमीनो एसिड्स होती है जिनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अच्छा, इस स्ट्रक्चर में ही थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। चलिए पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बता देते हैं। एमिनो एसिड्स जो होते हैं उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है। यहाँ पर ये हमने बना दिया COOH C। यहाँ पर सपोज मैं R ग्रुप लगा दूं, R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है अकॉर्डिंग टू द अमीनो एसिड। ठीक है, और ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ यहाँ पर, एक टिपिकल स्ट्रक्चर एमिनो एसिड। तो यहाँ पर आ जाएगा H, यहाँ पर आ जाएगा NH2, और यहाँ पर आ जाएगा अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट, और यहाँ पर आ जाएगा H। तो ये H और R क्या हो गए, कॉमन हो गए। और इस तरह से हमने ये एक अमीनो एसिड है और ये दूसरा अमीनो एसिड है, इसको हमने अरेंज कर दिया। तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाएगा और एक वाटर मॉलिक्यूल से यहाँ पर बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड। जो पेप्टाइड बॉन्ड कैसा होगा, CONH। ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड होगा। इस पेप्टाइड बॉन्ड को हम बोलेंगे, या तो आप NHCO लिख सकते हैं, CONH लिख सकते हैं। मैं इसको फिर से आपको एक बार फिर से बड़े स्क्रीन पर करके बताती हूँ कि ये पेप्टाइड बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं जो दो एमिनो एसिड्स होते हैं, उनके बीच में एक वाटर मॉलिक्यूल यदि निकल गया तो वहां पर बनते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, यदि एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड ही प्रेजेंट हो, सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, लॉन्ग चेन प्रेजेंट हो तो उन्हें हम कहेंगे प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं, दे आर द पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स। ठीक है, अब मैं दो अमीनो एसिड यहाँ पर बना लेती हूँ, जैसे मैंने वहां पर बनाए थे थोड़ा बड़े फुल स्केप में। इसको मैं बना देती हूँ COOH, यहाँ पर R, और यहाँ पर आ गया NH2। एक और अमीनो एसिड मैं यहाँ पर बना देती हूँ R, यहाँ पर ले लेती हूँ मैं NH2, और इधर आ गया इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहाँ पर बना दिया मैंने हाइड्रोजन। अब आप देखिए, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल लूज हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक, तो यहाँ पर हुआ -H2O। तो एक बॉन्ड फॉर्म होगा यहाँ पर, किसके बीच में, एक बॉन्ड फॉर्म होगा
दैट बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड। तो इसको मैं बना देती हूँ ऐसे, RNH2CONH तो एक तरफ NH2 एंड होगा और एक तरफ क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एंड होगा। ये जो CONH बॉन्ड बना है, दैट CONH बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। इसको हम बोलेंगे पेप्टाइड। तो आपको समझ में आ गया कि दो अमीनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ऐसे कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड सीरीज में बनते जाएंगे और वो क्या बना लेंगे, अमीनो एसिड्स को जोड़ते जाएंगे और प्राइमरी स्ट्रक्चर बना लेंगे प्रोटीन। एक चीज और है, यदि 50 से ज्यादा, मोर देन 50 हो, ठीक है, मोर देन 50 यदि अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, तो इस तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन को हम बोलते हैं प्रोटीन। यानी प्रोटीन के लिए जरूरी है कि कम से कम 50 अमीनो एसिड एक लाइन में लगे हुए हों। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। दूसरी फेज का आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यहाँ पर ये जो हेलिक्स बना है, ये जो हेलिक्स बना है बेटा, ये वाला हेलिक्स सिर्फ इसमें पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। लेकिन मान लीजिए ऐसे दो हेलिक्स आ जाए, ऐसे दो हेलिक्स आ जाए, एक अल्फा हेलिक्स आ जाए और एक आ जाए बीटा हेलिक्स। ऐसे एक हेलिक्स यहाँ आ गया और दूसरा हेलिक्स यहाँ आ गया, ठीक है। तो इसमें कहीं पर CO होगा, मतलब कार्बोक्सिलिक एंड होगा, और कहीं पर क्या होगा, NH एंड होगा। इन दोनों के बीच में यदि बॉन्ड बने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर बॉन्ड बन जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में प्रेजेंट होता है, तो वो उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में एक फिजिकल बॉन्ड बना लेता है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यदि ऐसे अल्फा चेन्स के बीच में, ये इस टाइप के जो चेन्स हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, दो और यहाँ पर ऐसे क्या हो जाए, जुड़ जाए, तो उनसे क्या बनेगी, बीटा प्लेटिलेट शीट बनेगी। यानी ये चौड़ी हो जाएगी और इनके बीच में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से। तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। लोकल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू हेलिक्स और शीट, ये दो तरह का हो सकता है। या तो वो हेलिकल बना सकते हैं जैसे DNA का हेलिकल बनता है, या फिर वो शीट बना सकते हैं, दो ऐसे शीट अरेंज में, दो दो के साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं हम टर्शरी स्ट्रक्चर की। यदि ये पॉलीपेप्टाइड चेन, ये जो अल्फा हेलिक्स है और ये जो बीटा हेलिक्स वाली शीट हमें बनी है, एक तो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर यानी ऐसे कॉइल कॉइल स्ट्रक्चर, और एक ऐसे शीट लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे मैं बोलूँ इसको शीट लाइक स्ट्रक्चर। यदि ये शीट लाइक मैनर में अरेंज हो गए हैं यहाँ पर, और ये क्या हो गए हैं, हेलिकल मैनर में अरेंज हो गए हैं, इसको हम बोलते हैं अल्फा हेलिक्स, इसको हम बोलते हैं बीटा प्लेट की तरह से शीट बन जाएगी। यदि ये 3 डायमेंशनल फोल्डिंग में अरेंज हो जाए, इनके बीच में फर्दर क्या बन जाए, और बॉन्ड बन जाए, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टर्शरी स्ट्रक्चर। अभी ये 2 डायमेंशन में थे, तो सेकेंडरी प्रोटीन तक के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, 2D स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन यही यदि 3D स्ट्रक्चर ड्राफ्ट कर लें, तो इस तरह के प्रोटीन को हम टर्शरी प्रोटीन कहते हैं। और फोर्थ प्रोटीन होते हैं क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। ये इनमें मोर देन 1 अमीनो एसिड चेन होती है। यहाँ पर तो एक ही चेन अल्फा और बीटा, ऐसे एक चेन है यहाँ पर, वो ऐसे 3 डायमेंशनल मिरर में क्या हो रही है, अरेंज हो रही है, तो उसको हम कह रहे हैं कि टर्शरी स्ट्रक्चर। और यहाँ पर मोर देन 2 अमीनो एसिड चेन हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये फोर्थ लेवल का स्ट्रक्चर होता है और इसका एग्जाम्पल होता है इंसुलिन। इसका जो एग्जाम्पल है वो है हमारे पास इंसुलिन, ठीक है। तो ये जो इंसुलिन होता है वो इसका स्ट्रक्चर होता है इंसुलिन। इसमें 2 अल्फा होती हैं और 2 बीटा चेन प्लेटिलेट चेन होती हैं, और ये जो है वो मोर देन 1 अमीनो एसिड चेन यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये तो बात हुई थी कुछ प्रोटीन्स के बारे में।
अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। दो मैं बता देती हूँ आपको जो बीमारियां हैं वो हैं प्रोटीन की जो हमने डिस्कस की थी। एक है मेरास्मस, ये भी काफी पूछी जाती है, और दूसरी है क्वाशियोरकर, क्वाशियोर। ठीक है, मेरास्मस जो होती है वो अंडर जो है वो एज ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर से छोटे के बच्चों को होती है, और ये अंडर द एज ऑफ, अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के बच्चों के बीच में ये होती है। अब क्वाशिकोर को हिंदी में सूखा रोग भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सूखा रोग। ये होती है सडन स्टॉपेज, सडन स्टॉपेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। यदि ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं करा रही हैं और वो बच्चे को तुरंत ही क्या कर सकती हैं, कर देती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कराना बंद कर देती हैं, क्योंकि दो बच्चों के बीच में इक्वल इंटरवल नहीं होता है, या हम कहें सफिशिएंट इंटरवल नहीं होता है, इस वजह से। तो यदि ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप हो जाए तो जो बच्चा होगा उसमें प्रोटीन की कमी हो जाएगी, प्रोटीन की कमी हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं दैट इज क्वाशिको। और जो मेरास्मस है उसे प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से होता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों की डेफिशिएंसी से ये बीमारी होती है। यदि आपको ऑप्शन में प्रोटीन भी आ जाए तो भी आप इसको क्लिक कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं हम विटामिन्स और मिनरल्स की। तो बच्चों, आप जानते हैं विटामिन्स क्या होते हैं? दे आर द केमिकल्स विच प्रोवाइड अस इम्यूनिटी, जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और हमें जर्म से लड़ने में मदद करते हैं। तो जितने भी विटामिन्स होते हैं वो सॉल्युबल फेज में होते हैं, सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं ये, और इसीलिए इनको डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन्स और मिनरल्स को, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, फैट के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, और प्रोटीन के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, विटामिन और मिनरल के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्यों नहीं होते हैं? तो उसका रीजन ये होता है कि ऑलरेडी सॉल्युबल स्टेज में होते हैं, बहुत ही ये सिंपल इनका फॉर्मेशन होता है, जो हमारी बॉडी में ऐसे ही क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इन्हें हमें डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो विटामिन्स होते हैं उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है विटामिन्स को। एक विटामिन होते हैं जो कि होते हैं वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, और दूसरे तरह के होते हैं फैट सॉल्युबल। जैसे मैंने कहा कि ये इजीली सॉल्युबल होते हैं हमारी बॉडी में, तो कुछ वाटर के साथ मिलकर के सेल के अंदर सॉल्युबल होते हैं या सेल के अंदर डिफ्यूज करते हैं, और कुछ फैट के साथ में सॉल्युबल होकर के सेल के अंदर जाते हैं। तो वाटर सॉल्युबल जो विटामिन हैं उनमें है विटामिन बी एंड सी, बहुत पूछा जाता है। और इसके अलावा जितने भी विटामिन हैं लाइक ए, डी, ई, के, ई, ये सभी जो विटामिन हैं, जो ये पॉपुलर विटामिन हैं, इन ये होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। अच्छा, विटामिन बी जो होता है वो बी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होता है, क्योंकि ये एक केमिकल नहीं होता, ये बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो हम इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और अलग अलग नाम से इनको हम जानते हैं। तो एक तो विटामिन में आपको जो लर्न करना है वो लर्न करना है इनका केमिकल नेम, कि ये केमिकली इनको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो एक तो केमिकली इनका जो नेम है वो हमें याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल, विटामिन बी 1 को बोलते हैं थायमिन, विटामिन बी 2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 3 को बोलते हैं नियासिन, विटामिन बी 5 इज कॉल्ड पेंटाथिनिक एसिड, विटामिन बी 6 इज कॉल्ड पायरोडॉक्सिन, विटामिन बी 7 इज कॉल्ड बायोटीन, विटामिन बी 9 इज कॉल्ड फॉलिक एसिड, विटामिन बी 12 is called साइनोकेबालामीन, साइनोकेबालामीन, विटामिन सी इज कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड, ये तो बहुत पूछा गया है, और रेटिनॉल भी पूछा गया है कंपटीशन में। विटामिन डी इज कॉल्ड कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई इज कॉल्ड टोकोफेरॉल, एंड विटामिन के इज कॉल्ड फाइलोक्विनोन। तो ये आप स्टडी कर सकते हैं। तो एक पॉइंट तो आपको ये टेबल पूरी लर्न करनी है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम डेफिशिएंसी डिसऑर्डर।
यानी जो रेटिनॉल होता है बेटा, वो विजुअल पिगमेंट को बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी बॉडी में दो विजुअल पिगमेंट होते हैं, रोडोप्सिन और आइडोप्सिन। तो जो ये रेटिनॉल होता है वो प्रिकर्सर होता है आइडोप्सिन और रोडोप्सिन का, तो ये आई के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और यदि विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो रही है तो लॉस ऑफ विजन हो सकता है। एक और बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस को हिंदी में हम रतौंधी बोलते हैं। ठीक है, तो रतौंधी हो जाता है, अंधेरे में दिखना बंद हो जाता है, लेकिन ग्रेजुअली पूरा आईसाइट ही क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। B1 थायमीन की कमी से होती है बेरी-बेरी डिजीज, जो कि एक मस्कुलर डिसऑर्डर है, वीक मसल्स एंड सीवियर वेट लॉस। ये बेरी-बेरी है। बेरी-बेरी बहुत पूछा जाता है, विटामिन B1 की कमी से होता है, तो ये भी बहुत पूछा गया है। नाइट ब्लाइंडनेस भी पूछा जाता है। फिर आते हैं राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो है वो है एरिबोफ्लेवोनोसिस। ये एक टेक्निकल टर्म है, आप चाहें तो इसको याद करें या ना करें, लेकिन याद रखें कि यदि B2 की कमी हो जाती है तो मुंह में छाले हो जाते हैं। मुंह में क्या हो जाते हैं, छाले। तो जनरली मुंह में छाले होते हैं तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जो मसल्स है उनकी ग्रोथ के लिए, स्किन की ग्रोथ के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए, और जो प्रॉपर मेंटेनेंस है या हमारी जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसका, वो डिपेंड करता है विटामिन बी पर। विटामिन B3 है नियासिन, इसकी कमी से होता है पेलिग्रा। तो देखिए बेरी बेरी भी बहुत पूछा गया है, पेलिग्रा भी पूछा जाता है, तो इन पर आपको स्ट्रेस डालना है। पेलिग्रा का जो सिम्टम होता है वो है डायरिया। डायरिया का मतलब होता है लूज मोशन। तो यदि आपको लूज मोशन लगे हुए हैं और स्किन में क्या हो गया है, डर्मेटाइटिस हो गया है, स्किन ड्राई हो गई है, उसमें वुंड्स बन गए हैं, वो फटने लगी है, तो ये रोग हो सकता है पेलिग्रा, जो कि हो सकता है एक विटामिन की कमी से B3 नियासिन की। और नियासिन के सोर्स यदि हम देखें तो मशरूम में नियासिन बहुत होता है, तो आप राइबोफ्लेविन, थायमीन, ये नियासिन ये मशरूम में बहुत होते हैं, तो मशरूम एक अच्छा विटामिन का सोर्स होता है। फिर है पेंटाथेनिक एसिड, B5 पेंटाथेनिक एसिड इसको बोलते हैं। इससे हो जाता है पैरेथेशिया। पैरेथेशिया क्या होता है कि जो स्किन होती है उसमें स्क्लेरोसिस हो जाती है, इसको कीलोसिस भी बोलते हैं। स्किन ड्राई हो जाती है और ड्राई होकर के, यदि स्किन ड्राई रहेगी ना तो उसमें क्रैक्स हो जाएंगे, और क्रैक्स हो जाएंगे तो जर्म्स उसमें क्या हो सकते हैं, अंदर एंटर कर सकते हैं। हेड रीजन में यदि ये होगा तो जर्म्स अंदर कर जाएंगे। जो हमारे टिश्यूज होते हैं ना अंदर से, वो बहुत मॉइस्ट होते हैं। ठीक है, और यदि वो ड्राई होना शुरू हो जाएंगे तो वो वहां पर आपको फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस अफेक्ट ब्रेन, इससे ब्रेन अफेक्ट हो सकता है, जिससे पैरेस्थीसिया की प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, B6 पायरोडॉक्सिन बोलते हैं इसको हम। इट लो नंबर और लैक ऑफ रेड ब्लड आरबीसी से इसको पहचाना जाता है, और लैक ऑफ आरबीसी का मतलब होता है एनीमिया। एनीमिया इन जनरल हम बोलते हैं कि खून की कमी हो गई, खून की कमी हो गई, तो वो खून की कमी क्या है, एनीमिया है। इट्स अ टेक्निकल टर्म, क्योंकि ब्लड में सबसे ज्यादा अमाउंट में होती है आरबीसीज, और आरबीसीज के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। तो यदि हीमोग्लोबिन कम हो गया, इसका मतलब है एनीमिया हो गया। तो पायरोडॉक्सिन भी इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। फिर है बायोटीन, इसमें भी स्किन से रिलेटेड डिजीज होती है, रेड एंड इची स्किन होती है, खुजली होती है, लाल लाल हो जाती है, फिर उस पर खुजाते हैं तो घाव बन जाता है, इस तरह की डिजीज होती है डर्मेटाइटिस। ठीक है, तो ये भी होती है विटामिन बी या हम कहें कि B7 बायोटीन की कमी से। फिर आता है विटामिन B9 फॉलिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉलिक एसिड, क्योंकि फॉलिक एसिड बोन मैरो से आरबीसीज को बनने को गाइड करता है। यानी जो रेड बोन मैरो होता है, उस रेड बोन मैरो में आरबीसीज मैच्योर नहीं होती हैं और वो इमेच्योर आरबीसीज के फॉर्म में रिलीज होती हैं। इसको हम बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, यानी आरबीसीज जो है इमेच्योर है और उतना हीमोग्लोबिन कैरी नहीं कर पाएंगी जितना कि करना चाहिए। फिर आता है विटामिन B12, बहुत ही महत्वपूर्ण ये होता है, विटामिन B12 बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसकी कमी से हो जाता है पर्निशियस एनीमिया, जिसको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं अक्यूट एनीमिया के फॉर्म में। यानी बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो रहा है, तो वो एक सिम्टम हो सकता है पर्निशियस एनीमिया का।
एबनॉर्मल एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये एक रीजन हो सकता है, ये सिम्टम हो सकता है किसका, साइनोकोबिलम का। फिर आते हैं हम एस्कॉर्बिक एसिड। तो भाई इसको तो अच्छे से लर्न कर लीजिए, इसको वैसे भी पूछा जाता है, इसका केमिकल नेम भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, साथ ही डिजीज भी स्कर्बी, पेलिग्रा, बेरीबेरी बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, ब्लीडिंग गम्स और स्वेलन जॉइंट डिजीज इसको बोलते हैं। तो बेसिकली ये मसल्स का गम्स हमारे क्या है, उसके सॉकेट में फिक्स होते हैं, ठीक है, जिसमें कि दांत लगे हुए रहते हैं, यदि वो लूज हो जाएंगे तो वो फिक्सिंग जो है, जो फर्म फिक्सिंग होती है, वो नहीं रह पाएगी। तो कुछ भी थोड़ा सा आप खाएंगे तो वहां पर क्या होगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा और वहां पर ब्लड निकलने लगेगा। इसको हम ब्लीडिंग गम डिजीज कहते हैं। और जो जॉइंट्स होते हैं वहां पर आ जाती है स्वेलिंग। तो आपके जितने भी बड़े जॉइंट्स होते हैं उनमें साइनोवियल फ्लूइड होता है, उन जॉइंट्स में क्या हो जाती है, स्वेलिंग। ये एक सिम्टम है किसका, स्कर्वी का। बहुत ज्यादा ये डिजीज पूछी जाती है, अच्छे से इसको आपको लर्न करना है। फिर आते हैं हम विटामिन सी, जिसे टेक्निकली बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। तो याद रखेंगे, कैल्शियम और विटामिन डी दोनों मिले जुले हैं और मिलजुल कर के काम करते हैं हमारी बॉडी में। विटामिन डी की कमी से एक बीमारी हो जाती है जिसे हम बोलते हैं रिकेट्स, वीकनिंग्स ऑफ बोन नियर जॉइंट्स। तो जॉइंट्स फ्रेजाइल जॉइंट हो जाते हैं यहाँ पर। ये होती है बच्चों में, चिल्ड्रन में, चिल्ड्रन में ये बीमारी होती है रिकेट्स। और यदि यह अडल्ट है तो अडल्ट में भी एक बीमारी हो सकती है विटामिन डी की कमी से, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया डिजीज। विटामिन ई का एज सच कोई खास रोल हमारी बॉडी में नजर नहीं आता है, क्योंकि बेसिकली विटामिन ई जो होता है वो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है। और ये एक्सपेरिमेंट किए गए हैं रेड पर कि यदि विटामिन ई की कमी हो जाए तो वो स्टेराइल हो जाते हैं। अम, ये यदि मान लीजिए हमारी बॉडी में विटामिन ई की कमी है तो वहां पर आरबीसीज बहुत तेजी से क्या होने लगती हैं, खुद ही डिजेनरेट होने लगती हैं। इसे हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं, फास्टर डिप्लीशन ऑफ आरबीसीज फ्रॉम द बॉडी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है विटामिन के। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे से इसको लर्न कीजिएगा, क्योंकि विटामिन के होता है ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड। तो इरेगुलर और स्लो ब्लड ब्लीडिंग और क्लॉटिंग, जिसको हम ब्लीडिंग डायथियासिस बीमारी कहते हैं, ब्लीडिंग डायथियासिस। इसका मतलब है कि ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जो क्लॉटिंग है वो कम हो जाएगी, क्लॉटिंग जो है वो कम हो जाएगी, स्लो प्रोसेस हो जाएगा क्लॉटिंग का। तो ये सारे विटामिन जो हैं आप पढ़ते आ रहे हैं, जूनियर क्लासेस में भी आपने पढ़ा है, एक रिवीजन जरूर करके जाना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है विटामिन से। पिछले साल जो क्वेश्चन आया था उसमें पूछा गया था कि विटामिन के सोर्सेस क्या होते हैं, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ था। विटामिन और मिनरल के रिच सोर्स होते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जैसे बनाना है, स्पिनच है, और एप्पल है। एप्पल इन अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, ये आपने फ्रेज सुना होगा। यानी कि एप्पल में वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी के लिए जरूरी होते हैं। तो थोड़ा सा हम बात करेंगे अब मिनरल्स के बारे में कि कौन कौन से मिनरल्स जरूरी होते हैं और वाइटामिन होते हैं, सोर्सेस क्या क्या होते हैं। तो विटामिन ए के सोर्सेस मैं दे रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट विटामिन है उनके, जैसे कि चीज, कैरेट, एग्स, स्वीट पोटैटो, फिश, ये सब विटामिन ई के हैं। विटामिन बी में बी कॉम्प्लेक्स बहुत सारे हैं, लेकिन हम इन जनरल खा सकते हैं नट्स, होल ग्रेन, फिश, मीट और पल्सेस, ये सभी विटामिन बी के सोर्स होते हैं। विटामिन सी जो होता है वो खट्टे फलों में होता है, जैसे कि ऑरेंज में, टोमेटो में, बेरीज में, कैप्सिकम में भी विटामिन सी बहुत होता है, इवन हरी मिर्ची में भी विटामिन सी बहुत होता है। ब्रोकली में होता है, केले, ये दोनों ही किसके हैं, जैसे कॉलीफ्लावर होता है, कैबेज होता है, उसी फैमिली के हैं ये दोनों। विटामिन डी फिश मीट में होता है, सालमन फिश में। और कॉड लीवर ऑयल तो आपने सुना होगा, कॉड लीवर ऑयल, यानी कॉड वैरायटी की जो फिश होती है, उसके लीवर से बना हुआ जो ऑयल होता है, विच इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी। इसके अलावा सनलाइट, स्किन, इसको सनशाइन विटामिन बी कहते हैं। विटामिन बी डी इज ऑल्सो कॉल्ड एज सनशाइन विटामिन, ध्यान रखेंगे, विटामिन डी इज कॉल्ड सनशाइन विटामिन,
क्योंकि ये अंडर द स्किन सोलर एनर्जी से क्या होता है, ये बनता है हमारे सेल्स में। अच्छा, इसके अलावा एग्स, बीफ लीवर, ये सभी रिच सोर्स होते हैं विटामिन डी के। इसके अलावा दो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मिनरल्स हैं, कैल्शियम और आयरन, उनके बारे में हम बात करते हैं। कैल्शियम होता है मिल्क में, नट्स में, चीज़ में, केले में और सार्डिन्स, मतलब ये भी एक तरह के जो हैं वो अ, बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स होते हैं किसके, कैल्शियम के। और कैल्शियम अभी हम देखेंगे कि आयरन और कैल्शियम का हमारी बॉडी में क्या रोल होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, नट्स में, रेड मीट में आयरन बहुत ज़्यादा होता है और पल्सेस में भी। तो ये कुछ सोर्सेस थे जिन्हें हमें ध्यान में रखना है अपनी फूड डाइट में, इनको एसेंशियली शामिल करना है। और आप जैसे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा जिनको ब्रेन से काम लेना पड़ रहा है, जिनको मेमोरी पावर वगैरह, तो आपने देखा है ना कि कुछ स्पेसिफिक डाइट होती है बच्चों के लिए, कुछ बादाम वगैरह। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि जितना रिच हमारा फूड होगा वैसे ही हमारी फिजियोलॉजी होगी, उतने ही एक्टिव हम होंगे। ठीक है, इसलिए अपनी डाइट पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, बहुत रिलैक्स होकर के रहें, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत करें, जो भी पढ़ें उसको अच्छे से रिवाइज करते रहें टाइम टू टाइम। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत सारा हम पढ़ लें या हम गए कहीं और हमने ढेर सारा खा लिया, ऐसा नहीं हमें करना है। हमें लिमिटेड करना है और उतना करना है जिससे हम ठीक से अपने क्वेश्चंस निकाल सकें। तो क्विकली हम डिस्कस करेंगे मिनरल्स। तो मिनरल्स में आयोडीन सबसे महत्वपूर्ण होता है। आयोडीन जो होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए, थायरॉक्सिन हार्मोन विच इज रिलीज्ड बाय थायरॉइड ग्लैंड, उसको बनाने के लिए एक मेन कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो ये थायरॉइड ग्लैंड के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है। यदि इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ग्वाइटर, जिसे हिंदी में घेंघा रोग कहते हैं, ग्वाइटर हो जाता है। इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म यानी थायरॉक्सिन का सिक्रेशन अपने आप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं जो बेसिकली रिलेटेड है हाइपोथायरॉयडिज्म से। इंक्रीज रिस्क ऑफ स्टिल बर्थ यानी कि मृत बच्चा पैदा होता है, आप ऐसे कह सकते हैं, या बच्चे में ठीक से जो है वो इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता, उसके ऑर्गन्स डेवलप नहीं हो पाते। और इसीलिए कहा जाता है कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए आयोडाइज सॉल्ट इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आयोडीन हालांकि बहुत कम अमाउंट में चाहिए, लेकिन थायरॉक्सिन हार्मोन जो कि हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है, कितना हम खा रहे हैं, कितना पच रहा है और वो हमारी बॉडी में किस तरह से असिमिलेट हो रहा है, यूज्ड अप हो रहा है, उसको ये रेगुलेट करता है। इसलिए हमारी जनरल बॉडी ग्रोथ से ये क्या होता है, रिलेटेड होता है। अच्छा, बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ फिजिकल डिफेक्ट्स होते हैं, कॉग्निटिव डिफेक्ट्स हो सकते हैं, यानी कि कुछ मेंटल क्या हो सकते हैं, डिसऑर्डर यहाँ पर बन सकते हैं। कैल्शियम दूसरा महत्वपूर्ण मिनरल है। ये ज़रूरी होता है बोन्स के लिए एंड टीथ के लिए। इसके अलावा ये ज़रूरी होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये नोट्स में डाल लेंगे आप, और ब्लड क्लॉटिंग। ये 3 प्रोसेस तो आपको लर्न करनी ही करनी है, जिसके लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, कैल्शियम डिक्रीज बोन मिनरलाइजेशन हो सकता है इसकी डेफिशिएंसी से, रिकेट्स हो सकता है, अभी हमने डिस्कस किया था विटामिन डी डेफिशिएंसी से हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस, यदि कैल्शियम का हमारे फूड में कैल्शियम का लेवल जो है वो कम है, तो ब्लड से ये कैल्शियम निकल निकल करके, सॉरी, बोन से ये कैल्शियम निकल निकल करके कहाँ आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा। बोन से कैल्शियम निकल के कहाँ आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा, और इस वजह से बोन हमारी क्या हो जाएंगी, उनमें पोरोसिस हो जाएगा, वो उनकी डेंसिटी जो होती है बेटा, वो डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस, और खास करके ये जो 40 के बाद की जो वुमेन्स होती हैं उनमें ये बीमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बहुत ध्यान रखना है आपको कैल्शियम का। कैल्शियम का अच्छा सोर्स होता है मिल्क, इसके अलावा कोकोनट, बनाना, दे आर द सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। और इसके अलावा जो कैल्शियम हम ले सकते हैं वो हम ले सकते हैं वाटर के थ्रू। ठीक है, अच्छा, फिर आता है आयरन। आयरन डेफिशिएंसी से होता है एनीमिया, बहुत पूछा जाता है।
जैसे कैल्शियम डेफिशिएंसी से रिकेट, आयोडीन डेफिशिएंसी से ग्वाइटर, वैसे आयरन डेफिशिएंसी से एनीमिया बहुत पूछा जाता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, क्योंकि आयरन जरूरी है हीमोग्लोबिन के लिए, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है। यदि हीमोग्लोबिन कम होगा, आयरन कम होगा, तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा, और हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं करेगा। तो इससे क्या हो जाती है, इससे एक तो लेथार्जिक हो जाती है बॉडी, उतना एक्टिव नहीं रहती क्योंकि एनर्जी नहीं आ रही है। दूसरा, लर्निंग रिड्यूस हो जाती है क्योंकि ब्रेन हमारा 80% ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो वो क्या हो जाएगा, वो फैटिक सा महसूस करेगा, थकावट महसूस करेगा। मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो बढ़ जाता है क्योंकि वेट लॉस हो रहा है, ठीक से ब्लड नहीं बन रहा है। फिर आते हैं हम जिंक पर। हालांकि जिंक जो होता है वो बहुत ही कम अमाउंट में हमें चाहिए होता है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा क्योंकि ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, ये है मैग्नीशियम है, दे ऑल एक्ट एज अ कैटलिस्ट। जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, डिक्रीज रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शियस डिजीज। इसके अलावा फ्लोराइड, ये जरूर पूछा जाता है, इंक्रीज डेंटल देखे मतलब जो दांत हो जाते हैं वो क्षय होने लगते हैं, डेंटल डिके होने लगता है, क्योंकि फ्लोरीन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द हेल्दी टीथ। लेकिन यदि फ्लोरीन का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो एक बीमारी भी हो जाती है जिसको हम फ्लोरोसिस कहते हैं। ठीक है, यदि फ्लोरीन बहुत ज्यादा है, फ्लोरीन बहुत ज्यादा है पानी में, तो क्या कौन सी डिजीज हो सकती है, फ्लोरोसिस। सेलेनियम, ये भी ट्रेस अमाउंट में चाहिए होता है लेकिन मसल्स के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। इंक्रीज कैंसर एंड कार्डियोवेस्कुलर रिस्क, यानी हार्ट से रिलेटेड आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं यदि आपकी डाइट में सेलेनियम का अमाउंट कम है। तो ये कुछ क्वेश्चन जहां मैंने हाईलाइट किया है, जो मैंने अंडरलाइन किया है, वो बहुत ही ज़रूरी है। उतना आपको ज़रूर रिवाइज करके जाना है, बार बार रिवीजन करते रहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है आपको। आसानी से आप सिलेबस कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ में। तो पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। और अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो एमसीक्यूज क्वेश्चन फटाफट हम डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज हमें जरूर करने हैं जिससे हमें पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलिए, अब एक क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। सुक्रोज इज अबंडेंट इन मिल्क में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है लेक्टोज, जो शुगर होती है वो होती है लेक्टोज। ऑरेंज जूस है, फ्रूट्स में होती है फ्रूट शुगर जिसको हम बोलते हैं फ्रक्टोज। ठीक है, शुगर केन में एक्चुअली होती है सुक्रोज, क्योंकि शुगर केन जो टेबल शुगर है, हमारी जो टेबल शुगर होती है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो होती है सुक्रोज। और इसीलिए शुगर केन से ही क्या बनाई जाती है, शुगर बनाई जाती है जो कॉमनली हम यूज करते हैं। ग्रेप्स में भी क्या होगा, फ्रक्टोज ज्यादा होगा। ठीक है, तो आंसर होगा इसका सी, शुगर केन। है ना इंटरेस्टिंग। अब आपको पता था कि आप जो चीनी खाते हैं उसका केमिकल नेम क्या है, उसका केमिकल नेम होता है सुक्रोज। तो आइए अनदर क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसी टॉपिक पर। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कॉजेस क्वाशिकोर, पेलिग्रा, एनीमिया, क्वाइट। तो आप बिल्कुल सही, क्वाशिकोर जो है वो है एक प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज जिसको मैंने आपको सूखा रोग भी बोला था, बहुत पूछा जाता है क्वाशिकोर। अच्छा, पेलिग्रा विटामिन विटामिन डिजीज है, बी डिजीज है। एनीमिया जो है आयरन की डिजीज है या पायरोडॉक्सिन की डिजीज है। और वाइटर जो है वो आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज है। तो इसमें हमारा आंसर बनता है क्वेश्चन। तो ऐसे आप अपने क्वेश्चंस को कैटेगोरिकली यदि आप समझते जाएंगे तो एक क्वेश्चन से कई सारे आपको मिल सकते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन है एडी, ईके, बीसी, नन ऑफ दिस। तो बिल्कुल क्लियर आंसर होना चाहिए आपका बी एंड सी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली कहीं ना कहीं जरूर पूछे जाते हैं। फ्लूरोसिस इज कॉज ड्यू टू एक्सेसिव इनटेक ऑफ फ्लोरीन, एक्सेसिव इनटेक ऑफ फैट, डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोरीन और डेफिशिएंसी ऑफ फैट। डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोरीन
लीड्स टू टीथ डिके। ठीक है, इससे तो क्या होगा, टीथ डिके होगा। लेकिन यदि एक्सेसिव इनटेक ऑफ फ्लोरीन हो गया तो कौन सी बीमारी होगी, फ्लोरीन। इसके भी आफ्टर इफेक्ट ऐसे ही होते हैं, इसमें भी टूथ क्या होते हैं, ऊपर का जो लेयर होता है वो इनका डैमेज होने लगता है। ठीक है, फ्लोरोसिस डिजीज इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is not an adequate protein। एडिक्वेट प्रोटीन कौन नहीं है, मिल्क। मिल्क तो भाई केसीन प्रोटीन होता है, इसमें होता ही है, तो ये तो प्रोटीन का डाइट है। मीट भी रिच इन प्रोटीन होता है, हम खाते ही फ्लैश इसलिए हैं कि उसमें वो सीधे प्रोटीन होता है। मसल्स में क्या है, प्रोटीन है। अच्छा, एग्स क्या है, इट इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। कॉर्न, कॉर्न इज अ सोर्स ऑफ स्टार्च, या हम कहें कार्बोहाइड्रेट। तो हम रूल आउट करके भी अपना क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। कॉर्न का मतलब हुआ मक्का, हिंदी में इसको हम क्या कहेंगे, मक्का। तो इसमें तो भाई स्टार्च बहुत ज्यादा होता है ना, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, इसमें प्रोटीन कम होता है। तो हमारा आंसर बनेगा डी। हालांकि कॉर्न जो होता है, मक्का जो होता है, उसमें एक प्रोटीन लेयर भी प्रेजेंट होती है उस सीड में, और उस प्रोटीन लेयर को हम बोलते हैं एल्यूरॉन। ठीक है, एल्यूरॉन होता है प्रोटीन, लेकिन रिच सोर्स नहीं होता। रिच सोर्स किसका है, वो कार्बोहाइड्रेट। ऑस्टियोमलेशिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, लेकिन किसमें, इन अडल्ट। याद रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, इन अडल्ट। और चाइल्ड में क्या होगी, चाइल्ड में होगी रिकेट्स। याद रखिएगा, तीन क्वेश्चन आपको दे दिए स्क्रीन पर। चलिए, नेक्स्ट इज विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ। ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आई, प्रॉपर आई फंक्शनिंग। B4 इज मसल से रिलेटेड है ये। और सी जो है वो, सी जो है विटामिन बी नहीं आएगा, यहाँ विटामिन बी ही आएगा। तो मस्कुलर कॉन्स्ट्रक्शन से रिलेटेड है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है स्कर्वी, और बोन और टीथ के लिए जरूरी होते हैं विटामिन। Bleeding in gum is caused due to the deficiency of vitamin C। स्कर्वी बहुत पूछा जाता है, लर्न कर लीजिए, यही लर्न हो जाएगा ये टॉपिक। तो इतने सारे क्वेश्चन हमने करे है ना, ये टॉपिक यही लर्न हो जाना चाहिए। टोकोफेरॉल इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। ठीक है, बी तो कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे नाम है। और विटामिन सी को हम क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो विटामिन ई को हम बोलते हैं टोकोफेरॉल। कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी के लिए। एस्कॉर्बिक एसिड इज अ विटामिन, बिल्कुल सही, इज अ विटामिन। Pernicious anemia is caused due to vitamin B12। इसको हम साइनिक केबेलामीन बोलते हैं, साइनिक केबेलामीन। ठीक है, B12 जिससे होता है पर्निशियस एनीमिया। जीरोप्थेल्मिया इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। तो अब कैसे पता लगा, ये तो आपको पता है ही दिखता। देखो, ऑप्थेल्मिया दिख रहा है आपको, ऑप्थेल्मिक दिख रहा है। ऑप्थेल्मिक का मतलब होता है आई, और कौन सा विटामिन आई के लिए जरूरी होता है, विटामिन ए। तो जीरोप्थेल्मिया ओल्ड एज पर ड्राई आई, ये बीमारी क्या होती है, इसमें जो मॉइस्ट आई होती है तो हम आसानी से प्रॉपरली बिना देख के देख सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे ड्राई होने लगती है उस बीमारी को बोलते हैं जीरोप्थेल्मिया। तो थोड़ा सा आपको शब्दों को तोड़ करके अपना आंसर ट्रेस आउट करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए, तो अभी हमने देखा कि ये जो क्वेश्चंस थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन मैंने आपको रिवाइज करा दिए, पूरा टेक्स्ट मैंने आपको करा दिया, तो इसको थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। 2 बार भी यदि आपने वीडियो देख लिया तो आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। दिस इज ममता सिंह फ्रॉम दून इंडियन डिफेंस एकेडमी।